शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी महविश शेयर कर रही है इटली से। महविश कहती हैं हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी हैं और हम लोग कराची से हैं, लेकिन यहाँ इटली में शिफ्ट हुए हुए हमें तकरीबन 18 साल हो गए हैं। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोगों के एक फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने हमें ये कहानी बताई। वो कहते हैं कि उनकी बेटी यहाँ पर एक हॉस्पिटल में काम करती थी। जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल था और ये बात आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की है। वो जो लड़की थी वो नर्सिंग स्टाफ में थी। तो वो कहती है कि वहाँ पर उनके हॉस्पिटल में एक और लड़की भी हुआ करती थी जो उस लड़की की उनकी बेटी की ही कलीग थी। वो बताती हैं कि वो लड़की जो थी वो हॉस्पिटल के ही एक क्वार्टर में रहती थी। उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, वो इकलौती थी, अकेली थी। उसके पेरेंट्स की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और फिर वो अकेली होने की वजह से हॉस्पिटल के ही क्वार्टर्स में रहती थी। वो जो लड़की थी वो बहुत अजीबोगरीब बातें करती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि उसको घोस्ट और स्पिरिट्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये सारी लड़कियां जो थी इसका मजाक बनाया करती थी कि ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं है। वही जो उनकी कोलीग नर्स थी उसका नेम एंजेलिना था। एक दफ़ा एंजेलिना ने ये कहा कि इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर के ऊपर मुझे एक लड़की दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा हॉरर है, वो एक इविल स्पिरिट है। वो अक्सर उस हॉस्पिटल की 4th फ्लोर पर होती है। वो अक्सर बाकी के भी जो नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, उनको ये बात कहती थी, लेकिन वो लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं करते थे क्योंकि वो लोग ये कहते थे कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत पुराना है और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, कभी किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग सब ये समझते थे कि ये कुछ थोड़ी सी साइको टाइप है, ये खुद अकेली रहती है और ये ऐसी चीज़ें शायद एक्सपीरियंस करती रहती है, इस वजह से इसके जहन पर हर वक्त यही बातें सवार होती हैं। वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स को ये भी कहती थी, इनकी बेटी को भी यही कहती थी कि नहीं, वहाँ पर एक इविल स्पिरिट है, वो बहुत ज़्यादा हॉरर है, वो अक्सर लड़की के रूप में आती है, मुझे नज़र भी आती है और मुझे बुलाती भी है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं अपने क्वार्टर में होती हूँ, जो हॉस्पिटल का ही एक क्वार्टर था, नर्सिंग क्वार्टर्स थे वहाँ पर उस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के लिए। तो अक्सर मुझे रात के टाइम मेरा जो क्वार्टर है उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक महसूस होती है और जब मैं खोलती हूँ तो वो दूर खड़ी होती है। कभी वो मुझे विंडो में भी दिखाई देती है। उसकी सारी फ्रेंड्स उसको ये कहती थी कि तुम अकेली मत रहा करो, अकेले रह रहकर तुम्हारे ज़हन पर ऐसी बातें सवार हो गई हैं। एक रात की बात है, वही जो एंजेलिना थी वो अपनी ड्यूटी पर थी और राउंड कर रही थी। उस वक्त वो 3rd फ्लोर पर थी। तो वो क्या देखती है कि एक औरत भागती भागती आती है और उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया होता है और वो डॉक्टर्स को अपनी हेल्प के लिए बुला रही होती है। यहाँ तक कि वो भागती भागती 4th फ्लोर की तरफ जाने लगती है। तो एंजेलिना ने जब देखा कि ये औरत तो 4th फ्लोर पर जा रही है और 4th फ्लोर जो है वो हॉन्टेड है, वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। वो भागती हुई उसके पीछे गई उसको रोकने के लिए कि तुम ऊपर मत जाओ, ऊपर कोई भी नहीं है। जैसे वो भागती हुई ऊपर गई तो उसने ऊपर जाकर कुछ ऐसा देखा कि वो चीखें मारती हुई नीचे आई। अभी वो 3rd फ्लोर से नीचे जा ही रही थी कि उसको किसी ने बहुत ज़ोर से स्टेयर से नीचे धक्का दिया और उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। जब उसके चीखों पुकार बाकी के लोगों ने सुने तो उसको उठाया और फ़ौरन से इमरजेंसी में जब डॉक्टर्स ने उसको देखा तो उसकी टांग बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर थी।
तो डॉक्टर्स ने जब उससे सारी बात पूछी तो उसने ये बताया कि मैं अभी 3rd फ्लोर पर राउंड कर रही थी। जैसे ही मैं वापस आने लगी तो मैंने देखा कि एक औरत एक छोटे से बच्चे को उठाकर भागती हुई ऊपर आई और डॉक्टर्स को हेल्प के लिए बुला रही थी और भागती भागती 4th फ्लोर की तरफ जाने लगी। तो मैं उसके पीछे भागी कि 4th फ्लोर पर कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब मैं ऊपर गई तो मैंने एक बहुत भयानक मंजर देखा। वो जो औरत थी वो वहाँ पर ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसने आगे वो बच्चा लिटाया हुआ था। तो जब मैं उनके पास गई तो वो औरत रो रही थी, लेकिन जैसे मैं उसके करीब गई उस बच्चे का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उस बच्चे की 3 आंखें थीं और उसके बहुत लंबे लंबे दांत थे। बच्चे का चेहरा बहुत खौफनाक था। वो जो औरत थी, जैसे उसने मुझे अपने पास देखा वो हंसने लग गई। वो वही लड़की थी जो मुझे अपने पास बुलाया करती थी। एकदम से वो लड़की और वो बच्चा गायब हो गए। जैसे ही मैं डर के वहाँ से भागी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, लेकिन उस वक्त वो नज़र नहीं आ रही थी। उसने मुझे उसी टाइम सीढ़ियों से धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई। तो मुझे अपने बैक साइड से बहुत ज़्यादा भयानक हंसी की आवाज़ आने लग गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अक्सर वो हम लोगों को ये बताती थी कि मुझे वो अभी भी नज़र आती है जब भी मैं अपने रूम में होती हूँ। यानी वो हॉस्पिटलाइज थी उसी हॉस्पिटल में, जिस वार्ड में वो थी उसको वहाँ पर भी रात के टाइम वो नज़र आती थी। वो ये कहती थी कि जैसे ही आधी रात का टाइम होता है सारे वार्ड की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो मेरे सामने आ जाती है। वो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है। ज़्यादातर डॉक्टर्स उसको स्लीपिंग पिल्स दे देते थे कि वो सोई रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग पर भी असर हो गया है, क्योंकि वो हर वक्त यही कहती थी कि वो मेरे सामने है। डॉक्टर्स को देखकर भी डरने लग गई थी। फिर तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ, हमें उसके फिर से चीखों पुकार सुनाई दी। जब वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी तो उसको वार्ड से एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से बाकी के जो पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, डिस्टर्ब होते थे। फिर उसको एक सेपरेट रूम में जब शिफ्ट किया गया तो उसी सुबह जब हम लोग उससे मिलने के लिए गए, उसको देखने के लिए गए, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक हुआ था, उसकी आंखें नोची हुई थी और वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। जब हमने उसकी ये कंडीशन देखी हम लोग बहुत रोए थे। उसकी वो कंडीशन जो थी, डॉक्टर्स ने भी जब देखा तो उनका भी यही कहना था कि इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट हुआ है। इसको किसी इंसान ने इतनी बेदर्दी से नहीं मारा। हम लोग फिर वहाँ पर जॉब जब करती थी, तकरीबन उसके मरने के 5 दिन के बाद 4th फ्लोर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग गईं और वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे उसी की थी। जैसे हम लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये कैसे मुमकिन है, वो तो मर चुकी है, फिर उसकी आवाज़ें कैसे आ रही हैं। कभी वो मेरा नाम लेती थी, कभी जो बाकी के कलीग्स थे उनका नाम लेती थी। तो एक दफ़ा हम लोगों ने खुद देखा वो हमें आवाज़ें दे रही थी, एंजेलिना हमें आवाज़ें दे रही थी। तो जब हम लोग ऊपर गए, 4th फ्लोर पर गए जहाँ पर उसको वो इवल स्पिरिट नज़र आती थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वही थी, वो व्हील चेयर पर बैठी थी और उसे एक लड़की जिसके चेहरे के ऊपर बाल थे वो बहुत भयानक थी, उसको व्हील चेयर पर बिठाए उस वार्ड में अकेली घूम रही थी। बस ये देखने की देर थी। हम लोग वहाँ से चीखों पुकार करती नीचे भागी, डॉक्टर्स को भी बताया। अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, वो तो मर चुकी है और मरने के बाद वो कैसे नज़र आ सकती है। फिर उन लोगों ने वहाँ पर एक प्रीस्ट को बुलाया। जब वो प्रीस्ट वहाँ पर आया और उसने जब जाकर उस सारी जगह को देखा तो उसका ये कहना था कि यहाँ पर जो इवल स्पिरिट है वो यहाँ पर ही मुकीम है, बहुत पुरानी यहाँ पर रहती है और उसके साथ अब एक और भी स्पिरिट है जो उसके साथ कनेक्ट थी। उन लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक मेडिकल स्टाफ में एक नर्स थी जिसका हाल ही में मर्डर हुआ है और वो भी यही दावा करती थी कि उसको यहाँ पर
एक इवल स्पिरिट नज़र आती है, एक लड़की घूमती हुई नज़र आती है जो उसको बुलाती है। उसी ने उसका मर्डर भी किया था। अब वो दोनों वहाँ पर दिखने लग गई। बहुत से पेशेंट्स भी ये कहते थे, यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर्स ने भी आधी रात के टाइम उनको व्हील चेयर पर घूमते देखा। वो 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर तक भी आती थी। वो बहुत भयानक हो चुकी थी। हम कभी भी ये बात नहीं भूल सकते। हम लोग इतने खौफज़दा हुए कि हम लोगों ने वहाँ से जॉब ही छोड़ दी। और सुनने में ये आया था कि वो हॉस्पिटल, हॉन्टेड हॉस्पिटल, हर तरफ मशहूर हो गया था। वो हॉस्पिटल भी बंद हो गया। वहाँ पर पेशेंट्स ने आना छोड़ दिया क्योंकि लोग डरते थे। जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे वो भी जा चुके थे। तो जिस ऑनर का वो हॉस्पिटल था, उसने उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। वो एक खंडर बन गया और उस खंडर में से चीखों पुकार सुनाई देते थे। महविश कहती है कि हम लोगों के वो जो फैमिली फ्रेंड्स थे, जब उन्होंने हमें ये बात बताई, फिर हमने उनकी बेटी के थ्रू भी जब ये स्टोरी सुनी, तो सुनकर बहुत ज़्यादा खौफ आया क्योंकि वो खुद उसकी आई विटनेस थी। वो ये कहती थी कि उसकी आवाज़ें आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। 4th फ्लोर से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता था, जबकि 4th फ्लोर बिल्कुल खाली था। वहाँ पर थे तो सिर्फ कुछ पुराने स्ट्रेचर थे या व्हील चेयर्स थी जो बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं थी। उनको ही घसीटने की, उठा कर फेंकने की आवाज़ें आती थी। ये एक स्टोरी थी जो महविश ने इटली से शेयर की। बहुत शुक्रिया महविश आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी एमन वारसी शेयर करी है कराची से। एमन कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपने भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग अपने ननिहाल रुकने के लिए गए हुए थे। वो लोग औरंगी टाउन में होते हैं। तो वहाँ पर जिस जगह पर मेरे नाना अबू का घर है, उनके घर की एक साइड पर एक बंद फैक्ट्री है। वो जो बंद फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है। उस बंद फैक्ट्री के बारे में ये बातें मशहूर हैं कि वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। रात के वक्त कोई भी अगर उस बंद फैक्ट्री की तरफ से गुज़रे तो वो जिन्नात उसे आवाज़ें देते हैं और वो चुड़ैलें उन इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं। हम लोगों को भी ये बात हम लोगों के नाना अब्बू ने और नानी अम्मा ने बताई। मेरे भाई ने ज़िद की कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है, ज़रूरी काम है। रात 10 बजे का टाइम था, सर्दियों का ही मौसम था। तो जब वो जाने लगा तो नाना जी ने उसको मना किया कि फैक्ट्री वाली साइड से मत जाना, तुम दूसरे रास्ते से जाना। उसने उस वक्त उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और ये कहा कि ठीक है। जब वो घर से निकला तो वो हम लोगों को बताए बिना फैक्ट्री वाली साइड से ही चला गया। काफ़ी देर होगी, वो घर वापस नहीं आ रहा था। तकरीबन रात के 1:30 बज गए। हम लोगों ने उसका बहुत इंतज़ार किया। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा। तभी एकदम से हम लोगों के दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लग गई। जब दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने भाई खड़ा था और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और भागता हुआ अंदर आया और गेट बंद कर लिया और चीखें मारने लग गया। बाहर से भी बहुत भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। जब नाना जी और हम सब ने पूछा कि ये बाहर से कौन चिल्ला रहा है, कौन चीख रहा है और तुम्हारा बाइक कहाँ पर है, तो उसने ये कहा कि यहाँ पर मत खड़े हो, गेट मत खोलना, सब अंदर चलो। हम लोग भागते हुए जब रूम में आए तो उसने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और ये कहने लगा कि जैसे ही मैं फैक्ट्री के रोड से गुजर रहा था तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया कि जिस तरह से मेरा बाइक बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया है, जैसे मेरे बाइक के ऊपर कोई बहुत भारी भरकम वजूद है। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे बाइक पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझसे बाइक चलाई भी नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं घर के करीब पहुँचा तो मुझे अपनी बैक साइड से किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैं बाइक से जैसे ही उतरा मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत भयानक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। वो बहुत खौफनाक थी। वो मुझे देखकर हंस रही थी और मुझे बुला रही थी। जैसे मैंने बाइक वहीं पर फेंकी और मैं घर आया, ज़ोर ज़ोर से गेट बजाने लगा तो उसने चीखना शुरू कर दिया। अभी भी उसके चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे। यहाँ तक कि उसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के बाकी लोगों ने भी दरवाजे खोले, लेकिन जब बाहर एक भयानक चेहरे वाली मखलूक को देखा तो डर कर दरवाजे बंद कर दिए। सारी रात हम लोग डरते रहे। हम लोगों ने सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी, आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आधे घंटे तक वो चीखों पुकार करती रही और फिर वहाँ से चली गई।
मेरे भाई को बहुत सा बुखार था, उसको बहुत डांटा सबने। सुबह जब हम लोग उसको लेकर एक मौलवी साहब के पास गए, उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि वो फैक्ट्री मशहूर है, वहाँ पर जो जिन्नात हैं, चुड़ैलें हैं, वो इंसान को इसी तरह से डराते हैं। बहुत से लोगों ने वहाँ पर अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन लोग इन बातों को नहीं मानते और ऐसे जब काम करते हैं तो फिर उनके साथ यही सब होता है। अगर ये लड़का फ़ौरन से भागता हुआ अपने घर ना आता, उस बाइक से ना उतरता और आप लोग गेट ना खोलते, तो वो डाइन इसका कलेजा निकाल चुकी होती। फिर उन्होंने सख्ती से मना किया कि 7 दिन तक आपने अपने बेटे की बहुत हिफाजत करनी है। कोशिश ये करें कि पूरे 7 दिन ये घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। उसको एक तावीज़ भी दिया जो उसके गले में पहनाया गया था। मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब थी। उसको तकरीबन 6-7 दिन लगातार ख्वाब में वही डाइन आकर डराती रही। वो मुख्तलिफ़ रूप में उसके सामने आती थी, उसको डराती थी, वो चीखें मारने लगता था और जाग जाता था और फिर उसको एहसास होता था कि वो एक ख्वाब देख रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जब 7 दिन पूरे हुए तो हम लोग अपने घर वापस आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भाई ठीक हो गया। ये एक स्टोरी थी जो अमन वारसी ने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया अमन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रिजवान शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से। रिजवान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो एक ऐसी फैक्ट्री थी, वहाँ पर हम लोगों को केमिकल सप्लाई करना होता था। यानी वहाँ पर ये जितना भी कपड़ा बनता है, उसके लिए वो लोग जो धागा तैयार करते थे, उसका जो कलर होता था वो सारा केमिकल और कलर हम लोग सप्लाई करते थे। बहुत बड़ी वो फैक्ट्री थी। एक दफ़ा हम लोगों को ऑर्डर मिला तो हम लोगों को मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने ये सोचा कि मैं रात को जाकर वहाँ पर जितना भी वो केमिकल सप्लाई करना है वो मैं सप्लाई कराऊँगा। जैसे ही मैंने अपनी वो गाड़ी निकाली, मैं केमिकल सप्लाई करने गया तो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ चौकीदार था। मैंने वॉचमैन से ये कहा कि मुझे ये केमिकल जो है अंदर पहुंचाना है, मैं सुबह नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं अभी ये पहुंचाने के लिए आ गया हूं। तो उसने मेरे लिए गेट खोल दिया। मैं वो गाड़ी लेकर फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री बिल्कुल सुनसान और बंद थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। काफ़ी देर मेरे पास वॉचमैन भी खड़ा रहा। मैं जैसे ही वो जो केमिकल के ड्रम थे वो उतार कर नीचे रख रहा था तो मैं थक गया और मैंने वॉचमैन से ये कहा कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पर बैठने दो, मुझे पानी पीना है। तो उसने ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पानी ला देता हूँ। पता नहीं वो पानी लेने कहाँ से गया। उसका जो क्वार्टर था वो फैक्ट्री के पास ही था। शायद वो अपने क्वार्टर से पानी लेने चला गया होगा, क्योंकि फैक्ट्री के सारे दरवाजे बंद थे। वहाँ पर जितने भी कमरे थे जहाँ पर हम लोग काम किया करते थे, लोग काम किया करते थे, तो वो बंद थे उस वक्त। एकदम से जैसे ही वो वॉचमैन गया तो मैं बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। वहाँ पर मुझे एक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ आने लग गई। ऐसे लग रहा था कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो दरवाजे के ऊपर ताला था और अंदर से दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, कौन है जो दरवाजे को पीट रहा है। मैं फ़ौरन से दरवाजे के पास गया, वहाँ पर तो ताला था। मैंने पूछा कि अंदर कौन है। मैंने 1 से 2 दफ़ा जब पूछा कि अंदर कौन है तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर ज़ोर ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। अब उसके साथ ही एक खिड़की भी थी, वो खिड़की भी अंदर से बंद थी, ना खिड़की खुल रही थी और ना ही वो दरवाज़ा। मैं भागता हुआ बाहर गेट पर आया, देखा तो वॉचमैन दूर से पानी लेकर आ रहा था। मैं फ़ौरन से भागता हुआ वॉचमैन के पास गया और मैंने वॉचमैन को ये कहा कि फैक्ट्री का एक दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा है, अंदर कोई है, शायद तुम्हें पता नहीं। उसने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे सामने सब गए हैं और मैंने ही सारी लाइट्स ऑफ करके दरवाजे लॉक किए हैं, तुम चलो मेरे साथ। जैसे ही हम लोग गए उस वक्त भी फैक्ट्री का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। जैसे ही वॉचमैन ने जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो काफ़ी बड़ा कमरा था, वहाँ पर पैकिंग की जाती थी। वहाँ पर एक तरफ सारे बॉक्स रखे हुए थे। हम लोगों ने देखा कोने में बिल्कुल एक बहुत लंबे कद का कोई वजूद खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, वो बहुत भयानक था। वॉचमैन ने जैसे ही अभी लाइट ऑन करनी थी, उसने अपनी टॉर्च उस तरफ की तो उसका एक झलक ही हम लोगों ने देखी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वहीं पर वॉचमैन ने अपनी
वो टॉर्च भी फेंकी और हम लोग बाहर भागे तो वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हो गया। हम लोग भागते हुए बाहर आए। फैक्ट्री के उस दरवाजे पर बार बार कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक कर रहा था और डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी। मैं तो फ़ौरन से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। जो वॉचमैन था उसने भी फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद किया और अपने क्वार्टर में चला गया। अगले दिन ये बात हम लोगों ने फैक्ट्री ऑनर को भी बताई। उसका ये कहना था, यहाँ पर अक्सर ऐसे मामलात हो रहे हैं, अक्सर मशीनरी खुद ब खुद चलने लग जाती है, अक्सर यहाँ पर वर्कर्स को भी काले रंग की परछाइयाँ और साए दिखाई देते हैं। 1 से 2 वर्कर्स को तो दौरा भी पड़ चुका था। फिर वॉचमैन ने ये कहा कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना और मैंने भी उन लोगों को ये कह दिया कि मैं माल सप्लाई करने आऊँगा, लेकिन मैं फैक्ट्री के अंदर नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद तकरीबन 1 साल मैंने इस फैक्ट्री में मज़ीद माल सप्लाई किया। बहुत से नए लोग आते थे, चले जाते थे, जिनके साथ हादसात होते थे। वो फैक्ट्री ऑनर खुद तो वहाँ पर बहुत कम आता था, लेकिन जो वहाँ पर स्टाफ था, वर्किंग स्टाफ था, उसका भी उसको एहसास नहीं था। बिलाखिर उस हादसे के 3-4 साल के बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई और वो मशहूर हो गई कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheermilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं नावल ऑन एयर करूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। नीलो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।